हेलो एवरीवन। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे यांग की पोल ऑलमोस्ट खुलने ही वाली थी, लेकिन उसका वो पॉइजनस हर्ब्स उसे बचा लेता है, जिसके फ्रेग्रेंस की वजह से सोमू और उसके सारे चमचे आपस में ही लड़कर घर को वापस लौट जाते हैं। यांग को जब पता लगता है कि स्टूडेंट के साथ फाइट करने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है, तो वो काफी सारे स्टूडेंट्स को चैलेंज करके उन्हें पीट देता है। और ये खबर जब सोमू तक पहुंचती है तो अब तो यांग उसका जानी दुश्मन बन गया था। यहाँ अपने कल्टीवेशन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए यांग को एक और मार्शल आर्ट मूव्स मिल जाता है, जिसे प्रैक्टिस करने के लिए उसे बहुत सारी यांग एनर्जी की जरूरत थी। रात में उसे एक जंगल से एक चमकती हुई चीज नजर आती है, जिसके पीछे पीछे वो जंगल पहुँच जाता है। इस पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि जंगल जाते हुए यांग को ड्रैगन माउंटेन क्लिफ नजर आती है। उस क्लिफ एंड के पास पहुँचने के बाद उसे नीचे एक लावा नदी नजर आ रही थी, जहाँ से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यांग एनर्जी रिलीज हो रही थी। उस यांग एनर्जी को चेक करते हुए वो कहता है कि अगर मैंने अपने छत की रूफ पर जाकर चेक नहीं किया होता तो मुझे कभी इस जगह के बारे में पता नहीं लगता। और फिर वो फटाफट वहाँ पर कल्टीवेशन करने लगता है, क्योंकि वहाँ की यांग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। वो एक ड्रैगन फॉर्म में अपीयर होते हुए यांग की बॉडी के अंदर घुसते जा रहा था, जिससे उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा फायर रिलीज होने लगता है। यांग इस परफेक्ट प्लेस पर बैठकर रात से लेकर सुबह तक कल्टीवेशन करते जा रहा था। लगातार कल्टीवेशन करने के बाद जब वो फाइनली ब्रेक थ्रू करके अपनी पावर को चेक करता है, तो वो एक ड्रॉप के फॉर्म में फायर रिलीज कर पा रहा था। ये फायर ड्रॉप देखने के बाद कहता है कि ऑल्दो तो ये काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन फिर भी इसका अटैक बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। और वो हमें इसे टेस्ट करके भी दिखाता है, जहाँ उसके थोड़े से ही अटैक करने के बाद वहाँ पर मौजूद एक पत्थर चकनाचूर हो चुका था। यांग अपने मन में सोचता है कि इतनी जल्दी वो इस अटैक को सबके सामने नहीं लाएगा जब तक कि कोई क्रिटिकल मोमेंट नहीं आ जाता। उसके ऐसा सोचते ही उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई पीछे से उसे देख रहा हो। खतरा महसूस होने पर वो इंस्टेंट रिएक्ट करते हुए उस फायर ड्रॉप का यूज करते हुए अटैक थ्रो कर देता है। पर उसके पीछे तो एक ओल्ड मैन मौजूद थे, जो बड़े ही तेजी से उसके इस अटैक को डॉज कर लेते हैं। और फिर वो उसके पास पहुंचकर एक फिंगर से ही धक्का मार के उसे काफी पुश कर चुके थे। इतना जबरदस्त थ्रो होने के बाद भी यांग खुद को संभाल लेता है। वो एल्डर तो यांग को देखकर कह रहे थे कि इतनी छोटी उम्र में ही तुमने फायर ड्रॉप बनाना सीख लिया, ये तो कमाल की कल्टीवेशन है तुम्हारी। साथ ही तुम्हारा अटैकिंग सेंस भी बहुत फास्ट है, मैं तो इम्प्रेस हो गया। यांग भी खुद से यही सवाल कर रहा था कि पहले तो उसके अटैकिंग सेंस इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे, फिर वो इतने फास्ट कैसे हो गए। शायद ये उसकी कल्टीवेशन और गोल्डन असुरा बॉडी का कमाल है। वो तो उस एल्डर से माफी मांगते हुए कह रहा था कि सीनियर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बिना सोचे समझे आप पर अटैक कर दिया। वो एल्डर उससे कहते हैं कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि तुम्हें देखकर तो मुझे अपना एक पुराना दोस्त याद आ गया। वो भी ऐसे ही पागलों की तरह कल्टीवेशन करता था। मैं और वो यांग एनर्जी को प्रैक्टिस करते थे। हमारा अक्सर यहाँ इस पवेलियन में आना जाना था। यांग उनकी बातें सुनने के बाद कह रहा था कि एल्डर, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपको इस जगह के बारे में कैसे मालूम है। वो एल्डर बताते हैं कि ये जगह पूरी तरह से यांग एनर्जी से भरी हुई है, इसलिए जो भी यांग की को प्रैक्टिस करना चाहता है वो यहीं आता है। इसके अलावा लिंगशिया पवेलियन में जो भी बुरे काम करते हुए पकड़ा जाता है, उन प्रिजनर्स को यहाँ लाकर सजा दी जाती है। शायद तुम्हें इस जगह के बारे में नहीं पता, लेकिन लिंगशिया पवेलियन में इस जगह के बारे में कम बात की जाती है। यांग तो ये जानकर हैरान हो गया था कि प्रिजनर्स को यहाँ लाकर सजा दी जाती है। वो पूछता है कि ऐसा क्यों किया जाता है। वो एल्डर बताते हैं कि आज से 100 सालों पहले जब यहाँ पर डीमंस का राज बहुत ज्यादा बढ़ गया था, वो लोगों को मारते जा रहे थे, तब एक कल्टीवेटर मसीहा सामने आया, जिसने अपनी डिवाइन स्वॉर्ड का यूज करते हुए इस क्लिफ पर ये बनाया। उनके डिवाइन स्वॉर्ड के जबरदस्त स्लैश की वजह से यहाँ पर ये लावा नदी क्रिएट हो गई और सारे के सारे डीमंस इसमें गिरकर मारे गए। तब से लेकर आज तक ये जगह बहुत ज्यादा फेमस है, इसे ड्रैगन वैली के नाम से जानते हैं। साथ ही बुरे लोगों को यहाँ लाकर इसीलिए सजा दी जाती है। उन डीमंस को मारने के बाद धीरे धीरे यहाँ पर लोग बसने शुरू हुए और लिंगशिया पवेलियन का निर्माण हुआ। ये एल्डर बताते हैं कि वैसे तो ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन ये लिंगशिया पवेलियन का ओरिजिन है। तुम जानते हो लिंगशिया पवेलियन बनाने के पीछे का मकसद क्या था। डीमंस को मारने के बाद भी उनके मन में ये खतरा मौजूद था कि कहीं वो डीमंस वापस से जिंदा ना हो जाए, इसलिए इस सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें लिंगशिया पवेलियन बनाना पड़ा। और तब से लेकर आज तक यहाँ पर बच्चे मार्शल आर्ट सीखते हैं और उनका सिर्फ एक ही मकसद है, बुराई को इस दुनिया से खत्म करना। वो ओल्ड मैन बताते हैं कि ये ड्रैगन वैली यांग एनर्जी का एक भंडार है, जिसे हम ट्रेजर के तौर पे भी देख सकते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे इन्हें इग्नोर कर देते हैं। यांग तो उनसे पूछ रहा था कि क्या आप इसी ट्रेजर को यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। वो ओल्ड मैन बताते हैं कि नहीं, वो तो किसी को ढूंढने आए थे, पर शायद वो उन्हें अभी नहीं मिलेगा, इसलिए वो वहाँ से जाने लगते हैं। यांग के पूछने पर भी वो नहीं बताते कि वो किसे ढूंढने आए हैं। उनके जाने के बाद यांग यही सोच रहा था कि क्या सच में ये यांग एनर्जी एक ट्रेजर है। वो अपने मन में सोच रहा था कि अगर वो इस ओल्ड मैन की बातों को इग्नोर कर देगा
तो इसके असर उसे बाद में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए वो इन बातों को याद रखेगा। फिलहाल तो वो वहाँ से जाने का प्लान करता है क्योंकि रात भर वहाँ गुजारने की वजह से उसे अपना घर भी तो चेक करना था। वैसे मैं एक चीज बताना तो भूल ही गई, इन एल्डर का नाम एल्डर 11 है, जिनका नाम सुनने के बाद यांग सोच में पड़ गया था कि उसने आज से पहले ऐसे एल्डर के बारे में लिंगशाओ पवेलियन में तो नहीं सुना, पर एल्डर की बातों से तो कहीं से भी नहीं लगा कि वो लिंगशाओ पवेलियन के बाहर से हैं। इनकी ये गुत्थी शायद हमें आने वाले एपिसोड में सुलझती हुई दिखे। फिलहाल तो यहाँ दूसरी तरफ जैसे ही हमारा यांग अपने घर के बाहर पहुँचता है, दरवाजा ओपन देखने के बाद वो अपने मन में सोच रहा था कि मैं तो दरवाजा बंद करके गया था, फिर किसने खोल दिया। वो तो ये सोचते ही गुस्से से भर गया था कि पक्का ये वही बेवकूफ सुमो होगा, ये मुझे फिर से परेशान करने के लिए मेरे घर में घुस गया। अंदर ताका झाकी करने के बाद वो तो सुमो को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे नजर आती है वो सीनियर सिस्टर जो कि वहाँ आराम से उसके बिस्तर पर सो रही थी। उन्हें वहाँ देखने के बाद तो यांग को 440 वोल्ट का झटका लगता है। भाई जरा सोच के देखो, आप सुबह अपने घर से बाहर जा रहे हो और वापस आकर आपको देखने को मिले कि वहाँ पर एक लड़की सो रही है। यांग की आहट से अब तक सीनियर सिस्टर की भी आंख खुल गई थी और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। जो सवाल हमारे मन में था वही सवाल हमारे यांग के मन में भी था। वो उन्हें देखने के बाद कहता है कि सीनियर सिस्टर आपका नाम क्या है। वैसे ये सवाल करने के बाद उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि कैसे ही पहली मुलाकात में लड़की से लड़की का नाम पूछ रहा है, वो कितना ठरकी साउंड कर रहा होगा। पर सीनियर सिस्टर कहती है कि मेरा सरनेम जिया है। ये पता लगने के बाद तो यांग उनसे पूछ रहा था कि सीनियर सिस्टर जिया आखिर आप यहाँ क्या कर रही हैं। वो तो कह रही थी कि इस तरीके से तुम्हारे कमरे में तुमसे बात करना बहुत अजीब लग रहा है। यांग का कहना था कि ठीक है, फिर हम चांद की रोशनी के नीचे बात कर लेते हैं। उसे तो अपनी हर बात पे गुस्सा आ रहा था कि किस तरीके से बिहेव कर रहे हो तुम लड़की के साथ। पर सीनियर सिस्टर तो इस बात को इग्नोर करते हुए कह रही थी कि कोई तुम्हारे लिए यूनिफॉर्म देकर गया है, मैं दोपहर को आई थी तुम्हें देने के लिए, पर तुम्हारा वेट करने पर भी तुम नहीं आए और वेट करते करते मेरी आंख लग गई। अब ये सुनने के बाद तो हमारा यांग उस सामान को लेते हुए कह रहा था कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से मैं जल्दी आ जाऊंगा, और फिर खुद को डांटते हुए कह रहा था कि बेवकूफ, नेक्स्ट टाइम का मतलब क्या होता है? क्या तुम मुझसे प्रॉमिस कर रहे हो? तुम चाहते हो कि वो दोबारा तुम्हारा इंतजार करे? सीनियर सिस्टर जिया भी नर्वस होकर कहती है कि तुम जल्दी आओ या नहीं आओ, इससे मुझे क्या, मैंने तो सामान देना था, मैंने दे दिया। ये बोलने के बाद वो फटाफट वहाँ से भाग जाती है। वैसे उनकी हरकतों से देखकर लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा नर्वस है। उनके जाने के बाद यांग यही सोच रहा था कि पक्का ये वही जंगल वाला बंदा होगा जिसने उसके ड्रेस को फटा हुआ देखकर उसके लिए 2 जोड़ी नए कपड़े भिजवा दिए। उसे वो बंदा बहुत ज्यादा अच्छा लगा। रात में यांग सोते हुए खुद से एक ही सवाल करने लगता है कि कोई लड़की आखिर उसके बेड पे क्यों सोएगी, क्या वो उसे पसंद करती है? और फिर खुद को डांटते हुए कह रहा था कि बेवकूफ, क्या सोच रहे हो, सो जाओ। पर सीनियर सिस्टर शिया तो उसे सच में पसंद करती है क्योंकि वो बाहर से उसे देख रही थी, वो भी बड़े प्यार से। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें सुमो के चमचे यूटियान को दिखाया जाता है जो कि सुमो की तरफ से एक वार्निंग लेटर लिख कर आया था जिसमें उसने यांग को चैलेंज करते हुए सेक्ट के बाहर बुलाया था। अपनी तरफ से यूटियान ने उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड कर दिए थे कि अगर हिम्मत है तो जरूर आना। सुबह उठने के बाद जैसे ही यांग की नजर उस लेटर पे पड़ती है, उसे पढ़ने के बाद वो कह रहा था कि लगता है ये सुमो आजकल पिट कर ही मानेगा। अब ये मुझे सेक्ट के बाहर बुला रहा है ताकि इलीगल चीजें कर पाए, पर वो डरता नहीं है। ये सोचकर खुश हो जाता है कि चलो अब तो उसके पास फायरबॉल एनर्जी भी है जिसे वो रिलीज करके उसे अच्छा मजा चखा सकता है और फाइट करने से उसकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये सोचकर वो तो जाने के लिए रेडी था। यहाँ हमें सेक्ट के बाहर सुमो को दिखाते हैं जिसके पास यूटियान पहुँच गया था। ये जानने के बाद कि यांग को उसका लेटर मिल गया, वो रेडी होने लगता है। फॉर्म अप करते हुए कह रहा था कि आज तो सेक्ट के बाहर मैं उसे बहुत अच्छे से पीटने वाला हूँ। यहाँ मुझे किसी चीज का डर नहीं होगा और सेक्ट के अंदर जाने के बाद मैं हाथ खड़ी कर दूंगा कि कोई बाहर से आकर उसे पीट गया, फिर तो एल्डर्स भी हमें कुछ नहीं बोल पाएंगे। ये सोचकर तो उसे गूस बम्स आ रहे थे। सुमो की बातों के बीच में तभी यूतियान को एक बंदा नजर आता है जो कि अपनी गैंग के साथ आ रहा था। यूतियान सुमो को देखकर बताता है कि बॉस, ये फेंग्यू टावर का बॉस चैंग है। उन्हें अपनी तरफ आता देखकर तो सुमो कह रहा था कि मैं तो यहाँ पर उस यांग को सबक सिखाने आया था, मुझे क्या पता था कि बाकी लोग भी यहाँ जाएंगे। यूतियान का कहना था कि बॉस यहाँ से चलते हैं, खामखा इनसे बहस करके क्या मिलेगा हमें। पर सुमो तो ठहरा शॉर्ट टेम्पर्ड बंदा, वो कहता है कि क्यों जाएंगे भाई हम यहाँ से, मैं तो इससे फाइट करके जाऊंगा, तुम्हें डर लगता है क्या? यूटियान को पता था बहुत अच्छे से। वो कहता है कि आप तो ठहरे गुस्से के तेज इंसान, आपको क्या पता सामने वाली पार्टी स्ट्रॉन्ग भी तो हो सकती है, आज तो पिटना पक्का है भाई। सामने से चैंग अपने गैंग के साथ आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे फेंग्यू टावर के सेक्ट में एंटर करने की। अब उसकी बातें सुनने के बाद तो हमारे सुमो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि कब से ये जंगल तुम्हारे फेंग्यू टावर का हो गया। वो लोग तो कहते हैं कि अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, ये एक्सेप्ट कर लो कि ये हमारे सेक्ट का एरिया है और यहाँ से दफा हो जाओ। पर सुमो तो एक और सन की इंसान है, वो कहता है कि नहीं जाता, क्या कर लेगा बता, तुझे क्या लगा मैं 9th लेवल पर होकर तुझसे डरूंगा।
वो बंदा भी इसकी बातें सुनने के बाद भड़क चुका था। इनमें फाइट शुरू हो ही पाती कि तभी वहाँ पे कई सारी पिंक स्पिरिचुअल बटरफ्लाईज आ जाती हैं। इन बटरफ्लाईज को देखने के बाद फेंग्यू टावर के लोग तो खुश हो जाते हैं, लेकिन सुमो को पता था कि ये कौन है। वो कहता है कि ये ब्लडी औरत हूँ मैं। वो तो आते ही चैंग से कहती है कि चैंग ब्रदर, आखिर आप क्या कर रहे हैं? अगर आप इन लोगों के साथ फाइट करेंगे और आपको चोट लग जाएगी तो आप सेक्ट में जाकर क्या जवाब देंगे? मैं नहीं चाहती कि इन लोगों से पिटने के बाद मेरे सेक्ट के लोग काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाए। उसकी बातें सुनने के बाद चैंग शांत नहीं होता, बल्कि और भी ज्यादा भड़कते हुए कह रहा था कि तुम्हें क्या लगा हुए इन जैसे कीड़े मकोड़े के अंदर हिम्मत है मुझे हर्ट करने की। अब ये वाला डायलॉग सुनने के बाद तो सुमो का पारा चढ़ जाता है। वो कहता है कि जबान संभाल के बात कर, वरना जबान खींच के हाथ में रख दूंगा। तुझे क्या लगा कि मैं तुझसे डरता हूँ? मेरी कल्टीवेशन भी बहुत हाई है। अगर हिम्मत है तो लड़के देख ले। यहाँ यूतियान को पता था कि ये लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है। असल में तो ये दोगली बनते हुए सबके सामने ऐसा दिखा रही है जैसे कि वो फाइट रोकने वाली है, पर अंदर ही अंदर तो वो इन दोनों लड़कों को उकसाने का काम कर रही है, जिससे वो दोनों यहाँ पर फाइट करें। यूतियान की बातें बिल्कुल सही थी, क्योंकि अब तक इनमें लड़ाई शुरू हो चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए काफी पावरफुल पंचेस थ्रो कर देते हैं, पर जैसे ही दोनों के पंच आपस में टकराते हैं, बेचारे सुमो के तो हाथ में चोट लग गई थी। उसे समझ नहीं आता कि ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, क्योंकि वो बॉडी टेम्परिंग रियाल्म को क्रॉस करते हुए 11th रियाल्म पर पहुंच गया था। चैंग तो टशन खाते हुए कहता है कि क्या तू डर गया? हमने सेम डे पर कल्टीवेशन स्टार्ट की थी, लेकिन देख तू बॉडी टेम्परिंग रियाल्म पर अटका है और मैं दूसरे रियाल्म पर पहुंच गया। और अब देखते ही देखते उन दोनों टीमों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट होने लगती है। यांग, जो कि तेजी से उसी माउंटेन की तरफ आगे बढ़ रहा था, उसे भी फाइट की आवाज सुनाई देती है, तो वो फटाफट जाकर देखता है कि उसकी सेक्ट के लोग काफी बुरी तरीके से पिट रहे हैं फेंग्यू टावर के लोगों के हाथों से। बेचारे सुमो का तो हाल बेहाल कर दिया था इस चैंग ने मार मार कर। वो तो उसके ऊपर चढ़ के बैठकर काफी जोर जोर से पंचेस बरसा कर उसे लाल पीला करते जा रहा था। वो कहता है कि बता, अब हार मानता है, कहता है कि ये हमारी टेरिटरी है। सुमो था तो काफी ज्यादा घमंडी, लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा जिद्दी है। इतना ज्यादा पिटने के बाद भी कहता है कि बेवकूफ है क्या? तुझे लगा तेरे कमजोर मुक्के खाने के बाद मैं तुझसे हार मान जाऊंगा? नहीं, ये हमारा प्लेस है। वो तो उसे और बुरी तरीके से पंचेस मारकर उसका खून निकालना शुरू कर देता है। यहाँ यांग ये सब देखने के बाद अपने मन में सोच रहा था कि उसने सुमो को अंडर एस्टिमेट किया। वो तो सच में बहुत ज्यादा ही ढीठ है, हार मानने वालों में से नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा ही हाल तो हमारे यांग का भी है। वो पिटने के बाद भी हार नहीं मानता। अब उसे हार ना मानता देखकर ये लड़की जाते हुए कह रही थी, चैंग ब्रदर, मुझे तो लगता है कि अगर आप इसे एक और पंच मारेंगे तो ये यहाँ पर मर जाएगा। अब आप इसे जाने दीजिए, वैसे भी आपने इसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत कर दी है। यांग ये सुनने के बाद कह रहा था कि इसके कमजोर पंचेस से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, और तू दोगली औरत चली जा यहाँ मेरी नजरों के सामने से, वरना अगर मुझे मौका मिला तो सबसे पहले तुझे ही मजा चखाऊंगा। अब अपने सेट की सबसे खूबसूरत लड़की की बेइज्जती सुनने के बाद तो चैंग से रहा नहीं जाता। वो एक और जबरदस्त पंच थ्रो कर देता है, पर गर्दन को साइड करते हुए सुमो ने ये वाला पंच डॉच कर लिया था, जिससे तो जमीन में गड्ढा हो जाता है। और ये देखकर तो चैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अपने दोनों हाथ को जोड़ते हुए एक पावरफुल अटैक तैयार कर चुका था। पर इससे पहले कि वो ये अटैक हमारे सुमो पर कर पाता, यांग पहले तो आगे बढ़ते हुए उसे एक जोरदार तमाचा जड़ता है और फिर घूमकर एक जबरदस्त किक मारता है। ये किक खाने के बाद तो वो उड़ता उड़ता काफी पीछे जा चुका था। उसकी हालत देखने के बाद तो वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक रह जाते हैं कि ये किसने किया। यांग को अपनी हेल्प करता देखकर तो सुमो भी हैरान था, ये सोच रहा था कि ये उसकी हेल्प क्यों कर रहा है। पर यांग तो अपने पवेलियन के लोगों को इस तरीके से पिटता हुआ नहीं देखने वाला था, इसलिए वो तैयार हो जाता है फाइट के लिए। और इसी इंटरेस्टिंग से सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो क्या आप आगे आने वाली फाइट के लिए एक्साइटेड है? कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।